शिक्षा पे बात कहाँ होती है यहाँ पे? बेवकूफ बनाया जा रहा है। मानकों का पालन हुआ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि जौनपुर मेडिकल कॉलेज मैंने बना दिया। मैंने कहा जौनपुर मेडिकल कॉलेज रन कब करेगा? इन 8 सालों में बना ही दिया खाली। सरकार ये जो प्राइवेट स्कूल वाले जो वो इतना वो बढ़ा रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है इनको कंट्रोल करने की? ये हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, सिख को ईसाई से, ईसाई को दलित से, दलित को ब्राह्मण से, ब्राह्मण को ठाकुर के, ठाकुर से बनिया को, बनिया को पासी से, इस तरह मतलब लड़ाना, सब में केवल लड़ाने का काम करते। इनके पास कोई विजन नहीं, इनके पास कोई सोच नहीं। पढ़े लिखे नेता आने चाहिए। ये गंवार नेताओं से देश नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार करणी सेना की तरफ से अखिलेश यादव को धमकियां दी जा रही थी। करणी सेना कभी तलवारें निकाल रही थी, चैलेंजेस कर रही थी। उसी चैलेंजेस के बीच अखिलेश यादव आगरा मिलने पहुंचे, अपने नेता से मिले। वो वहां पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं, और तो पीडीए का ही नारे के साथ वो उनसे मिलने पहुंचे सुमन जी लाल से, और वहां पर उनसे मुलाकात की और करणी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यहाँ पर कुछ समाजवादी हैं, पूछ लेते हैं। सर, कल तक के करणी सेना की तरफ से जो धमकियाँ दी जा रही थी अखिलेश यादव को, उसी धमकियों के बीच अखिलेश यादव पहुँचे और दहाड़े क्या? वो करणी सेना के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है लोगों का, और करणी सेना कोई मतलब नहीं, विरोध का भी कोई औचित्य नहीं है। ये सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध का कोई मतलब नहीं है। जो इतिहास है तो इतिहास रहेगा, वो किसी को बदलने से नहीं होगा। और इतिहास में के पन्ने अगर उखाड़े जाएंगे तो सब की चीज़ें जो है सामने आएंगी। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इतिहास के पन्नों को ना खोला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो इतिहास हमें अच्छी सबक न दे सके उसे हमें क्यों खोलें। इस समय बेरोजगारी है, तमाम अस्पतालों में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, कोई महंगाई कोई मुद्दा है? वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। न सबका साथ है, न सबका विकास है, न सबका विश्वास है। आज न इनका किसी पर विश्वास है, न लोकतंत्र पर है, न संविधान पर है, कहीं इनका विश्वास नहीं। मानी जी ने कहा ज़मीन देते हैं तो ये पागल हो जाते हैं, ये वही हाल है। अब अभी तक मुसलमानों के पीछे पड़े थे, अब जैनियों के पीछे पड़ गए हैं। जैन समाज के मंदिर को महाराष्ट्र में तोड़ा गया, जैन समाज को अपमानित जो है मध्य प्रदेश में किया गया, गया में, बिहार में बौद्ध समाज के लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आज पूरे देश में ऐसा माहौल इन्होंने बना दिया है कि अब इसको कुछ कहते नहीं बन रहा, जिस तरीके का माहौल आज इस देश में चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पासपोर्ट की रैंकिंग 148 आ गई। 199 देशों में हमारे देश की पासपोर्ट की रैंकिंग 148 आ गई। हमको अफ्रीकी देशों के साथ जोड़ दिया गया। ये डंका बज रहा है विदेशों में हमारी सरकार का। ये मुद्दे हैं, इस पर नहीं आना चाहिए, इस पे आना चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए। इस पे बहस नहीं होगी, बहस हमेशा नकारात्मक चीज़ों पर होगी। मतलब मुद्दों से बहकाने के लिए इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें सामने निकल के आती हैं। महंगाई, बेरोजगारी एक असल में ऐसे मुद्दे ये ले आते हैं जिनका जनता के से कोई सरोकार नहीं। ये जो इतिहास की बातें चल रही, इससे किसका फ़ायदा? पहले लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। राजतंत्र अपने हिसाब से चलता था, लोकतंत्र जनता के हिसाब से चल रहा है। तो आज लोकतंत्र में राजतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। आज भी ये लोग राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, उसकी इन्होंने मिसाल राजदंड के रूप में इन्होंने पार्लियामेंट में रखी। तो ये लोकतंत्र है, देश लोकतंत्र से चलेगा। अब लोकतंत्र की बराबरी आप राजतंत्र से करोगे? राजतंत्र के अपने पैमाने होते थे शासन सत्ता चलाने के लिए। ये कोई लड़ाई मुसलमान की और हिंदू की नहीं थी, शासन सत्ता की थी। महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? मुसलमान थे। अकबर के सेनापति कौन थे? हिंदू थे। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें हुई। तो ये अगर इतिहास में जाएंगे तो इतिहास सबका बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए इतिहास के पन्नों को नहीं खोलना चाहिए। जिस इतिहास से हमें नसीहत और अच्छी चीज़ें नहीं मिले, उस इतिहास के पन्नों को नहीं खोलना चाहिए। इस बीजेपी के पास कोई विकास का काम नहीं है, कोई अच्छा मॉडल नहीं है, देश को आगे ले जाने का मॉडल नहीं है। सिर्फ एक ही मुद्दा इनके पास है, लोगों को बांटो और राज करो। अंग्रेज़ों से इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सीखा है। ये 200 साल जो अंग्रेज़ों का है, इस पर इन्होंने कभी नहीं कहा।
ये उसके आगे की बात कहते हैं कि मुगल लुटेरे थे। लूट के कहाँ ले गए? लूट के तो घर ही पर रहे, यहीं हिंदुस्तान में रहे, यही सारे लोग यहीं दफन है। तो ले कौन गया? ले गया अंग्रेज। अंग्रेज को तो आप नहीं करोगे। आपका सर का ताज, कोहिनूर हीरा आज भी अंग्रेजों के पास है, आप उसको ले आए वापस। एक वक्त ऐसा था कि मानसरोवर हमारे पास था, हिंदुस्तान के पास था, अखंड भारत के पास था। क्या आज आप ले सकते हो मानसरोवर? आज तो चाइना हमारे यहाँ जो है घर बसा रहा है, ये तो कहते हैं कि लाल आँख जो है डर गई है, धमका दिया है चाइना के, लोग आ नहीं पाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तमाम गांवों का नाम चाइना ने अपने नाम पर रख लिया। क्या दिल्ली गवर्नमेंट इस पर कोई जवाब देगी? ये मुद्दे हैं असली देश के। नेताजी हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान से हम जब चाहेंगे निपट लेंगे। पाकिस्तान हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हमारे लिए चाइना मुद्दा है। चाइना के मुद्दे पर क्यों बात नहीं बीजेपी करती है? लेकिन ये तो कहते हैं ना, देखिए डिबेट होती रहती है गोदी मीडिया के चैनलों पे, उसमें कहते हैं कि हमारे देश में तो 5 किलो राशन दिया जा रहा है, अब पाकिस्तान में देखिए कितनी भूख मरी है, कम से कम राशन तो मिल रहा है। ऐसा है 5 किलो राशन कितने का है? 150 का भी नहीं है, 150 का भी नहीं है। और उस 150 रुपये से क्या एक गरीब आदमी का आप पेट पाल लोगे? नहीं पाल सकते हो। एक आप उसको दे रहे हो, आप उसको चुनाव में कहते हो कि तुमने मेरा नमक खाया है, तुम हमको वोट दो। पुलिस प्रशासन के लोग भी ये कह रहे हैं कि तुम बीजेपी के नमक खाते हो, वोट समाजवादी को देते हो। आज भी मैंने एक कटिंग देखी। तो ये नमक किसका है? हमारा है और आपका। हमारे और आपके इस देश के तमाम लोगों के टैक्स से गवर्नमेंट चलती है। तो नमक किसका हुआ? नमक तो आम लोगों का हुआ, तुम्हारा कैसे हो गया? हुकूमत तो जो रहेगी। अब कोई पेंशन दे रहा है, कोई 2,500 रुपये दे रहा है, कोई 2,000 रुपये दे रहा है, किसी राज्य में 1,000 रुपये दे रहा है, तो किसका है? गवर्नमेंट का है। वो तो हमारे आपका पैसा, आपका हक है। भाई आप देश में शिक्षा सबसे बेहतर होनी चाहिए, स्वास्थ्य बेहतर होनी चाहिए, सड़कें आवागमन बेहतर होना चाहिए। इस पर कौन जो है लड़ाई लड़ रहा है? देखिए ये कह रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य सबसे बेहतर होनी चाहिए। एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमारे राज्य में शिक्षा स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा अच्छी है क्योंकि पिछली सरकारें भ्रष्टाचार करती थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक अस्पताल का नाम है लोक बंधु अस्पताल। जब एक शॉर्ट सर्किट हुआ या जिस तरह से भी आग लगी और जिस तरह वहाँ 100-150 मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा, कितनी त्राहिमाम मची, चारों तरफ चीख पुकार थी और उन मरीजों को अगले 3 दिन तक बेड नहीं मिला। कोई बेचारा प्राइवेट में शिफ्ट हुआ, कोई कहीं शिफ्ट हुआ। आधे लोगों के सामान, मोबाइल, कैश, पैसे सब वहीं जल गए। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की प्रणाली क्या है। क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई? आखिर कौन से ऐसे उपकरण लगे थे जिसकी वजह से आग लगी? क्यों नहीं सुरक्षा के मानकों का पालन हुआ? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि जौनपुर मेडिकल कॉलेज मैंने बना दिया। मैंने कहा जौनपुर मेडिकल कॉलेज रन कब करेगा? इन 8 सालों में बना ही दिया, खाली बिल्डिंग खड़ी कर दी, बस हो गया काम। उसमें डॉक्टर्स कहाँ हैं? सिविल अस्पताल में जो एक से एक डॉक्टर थे समाजवादी सरकार में, आज मुझे लगता है 90% वो डॉक्टर्स यहाँ छोड़ के चले गए हैं, अपना ट्रांसफ़र ले लिए हैं। क्यों? क्योंकि आप जब सुविधा नहीं दोगे, समय पे तनख्वाह नहीं दोगे, तो कोई डॉक्टर 24 घंटे की ड्यूटी सिविल हॉस्पिटल जैसे जगह पे नहीं करेगा, क्योंकि सबसे वीवीआईपी क्षेत्र है। या हर कोई, हम स्वयं, इवन हर कोई जिसको भी कोई तकलीफ होती है सबसे पहले सिविल भागता है। मतलब सबसे बड़ा ज़मीनी मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई। अरे शिक्षा में अगर आप जाओ तो बच्चों के स्वेटर अभी बांटे गए हैं। इस 30, 35, 40 डिग्री के टेम्परेचर पे स्वेटर बट रहे हैं। कंबल बंटने थे जनवरी में, दिसंबर में, अभी एक मंत्री जी कहीं कंबल बांट रहे थे। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि सरकार को खुद नहीं पता कब क्या करना है। इनका बरसात कब होती है, जाड़ा कब होता है, गर्मी कब होती है, इनको खुद नहीं पता। ये बेमौसम के बादल हैं, ये कभी भी बरस सकते हैं। इनके अंदर एक सबसे बड़ा घमंड है, अहम है। और ये करते क्या हैं? ये हिंदू को मुसलमान से मुसलमान को, सिख से सिख को, ईसाई से ईसाई को, दलित से दलित को, ब्राह्मण से ब्राह्मण को, ठाकुर के ठाकुर से
बनिया को फांसी से, इस तरह मतलब जातियों लड़ाना, को सब में केवल लड़ाने का काम करते हैं। इनके पास कोई विजन नहीं, इनके पास कोई सोच नहीं। अगर इनके पास सोच होती तो ये एक अपनी विचारधारा पे चलते। इनके पास अगर विचारधारा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, लेकिन मोदी जी तो बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई पंक्चर बना रहे होते, अगर वक्फ जैसा बिल सही समय पे लागू हो जाता तो आज जिस तरह मुसलमान पंक्चर बना रहा है, क्या आप इससे सहमत है कि आज भी मुसलमान पंक्चर बना रहे हैं? मोदी जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ। पंचर बनाने की जो बात है, मुसलमान चलो पंचर बना रहा है, उसको वक्फ बोर्डों ने या लोगों ने मदद नहीं की। तुम्हारा क्या काम था? सरकार का क्या काम था? मुसलमानों की स्थिति को बेहतर करने का सरकार का काम था कि नहीं था? चलो ठीक है, मुसलमान ही पंचर बना रहा है, हिंदू कितने पंचर बना रहे हैं? जब पंचर के बयान को जब से मोदी जी ने दिया है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि हिंदू पंचर की दुकानों से। आप जाकर देख लो उनकी जीवन शैली क्या है। अब मुसलमानों को तो छोड़िए, हिंदू के आपने जीवन स्तर को क्यों नहीं उठाया? जो आपके बड़े बड़े मंदिर हैं, जो बड़े बड़े हैं, जो दक्षिण भारत के 3 मंदिरों की जितनी ज़मीनें हैं उतनी वक्फ बोर्ड की पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन है। उन ज़मीनों से इन हिंदू जो पंचर बना रहे हैं, इनकी व्यवस्था को आपने ठीक क्यों नहीं किया? कहना आसान है, आपने क्या किया? आप प्रधानमंत्री हो देश के, आपके सारे लोग आपके हैं, आप कहते हो सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, तो आपने कहाँ पे लागू किया? आपने जो आपको वोट देता है उसको भी तो भला आप करने को तैयार नहीं हो। देखिए, ये पंक्चर वाले बयान पे इन्होंने अपना राय रखी है। आप क्या सोचते ये एक बात समझो, पंक्चर शब्द कहना बहुत आसान है। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की सरकारों में इस 11 साल को अगर मोदी जी के कार्यकाल को जोड़ दिया जाए तो मेरे हिसाब से लगभग एक 19 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का भी सेंट्रल का रहा। इन 19 वर्षों में आपने मदरसों को कितना मॉडिफाई किया, आपने स्कूलों को कितना मॉडिफाई किया, आपने स्कूलों में शिक्षा कैसे बेहतर करी। अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जियो पारित किया था जिसको विपक्ष ने और संपूर्ण विपक्ष ने, जनता ने भी इवन विरोध किया कि एक टाइम पर कांग्रेस ने या एक टाइम पर सोशलिस्टों ने सेंटर में बैठ करके एक नियम बनाया था कि हर बच्चे को शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जहाँ 20 बच्चे भी पढ़ने की स्थिति में है, हम वहाँ स्कूल खोलेंगे, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। नेताजी ने कहा था रोटी कपड़ा दवाई सस्ती हो और पढ़ाई लिखाई मुफ्ती हो। इसलिए इनका एक सिस्टम क्या है कि ये कहते हैं 50 बच्चे जहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल को बंद करो। तो भाई अशिक्षित कौन कर रहा है? शिक्षित कौन कर रहा था? एक बात फ़र्क इस पे है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड पे आज ये लाए हैं, ऐसे ये 370 अमेंडमेंट लाए थे। 370 अमेंडमेंट में जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं उन्होंने एक बड़ी बात समझी कि अरे अब हम वहाँ प्लाट खरीद लेंगे। कितने लोगों ने प्लाट खरीदा? तो क्या अंबानी का बंगलो जो है बना हुआ वक्फ की ज़मीन पे, उसको बचाने के लिए? अरे वो अंबानी का बंगला वक्फ पे बना हो या 1450 एकड़ ज़मीन चुपचाप चोरी छुपे इस वाली गवर्नमेंट के बनने से पहले और इस गवर्नमेंट के बनने के तुरंत बाद एक नाथ शिंदे को सरकार से हटाने का काम इसीलिए हुआ। मैं तो ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे देश की जो मूलभूत है चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे ये सरकार कभी बात नहीं करती। बस ये हमेशा भड़काऊ भाषण, एक दूसरे को लड़ा दो और लड़ाने में ही अपना फ़ायदा जानते हैं कि पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, हमको फ़ायदा मिल जाएगा। हमारे आदरणीय नेताजी कहा करते थे कि जब प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी खुशहाल होगा तब हमारे देश की तरक्की होगी। बिल्कुल, यानी कि आप किसान, नौजवान बेरोजगार है और खुशहाली नहीं है, अच्छे दिन बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, जब इनकी सरकार नहीं बनी थी तो इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। लोगों ने माना इनकी बात, क्योंकि इतनी अच्छी बात करते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर कह रहा है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे तो कौन भला नहीं मानेगा। सब लोग, भोली भाली जनता बहकाव में आ गई। आप बताइए कहाँ किसान की आय दोगुनी हो गई? आज भी उसको 5 किलो राशन पे आप डाले हो। एक तरफ कहते हो देश से गरीबी हट गई, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को रोजगार अनाज दे रहे हो। जो किसान, रियल बात यह है कि अगर जो किसान फसल बोता है और फसल बोने से लगा करके उसकी कटाई तक अगर वो आंकड़ा निकाले तो पूरी फसल बेचने के बाद भी वो नुकसान में रहेगा, वो फायदे में नहीं जाएगा। बिल्कुल, आप इनकी बातों से सहमत हैं? जी बिल्कुल, मैं तो शायर हूँ, शायराना अंदाज में अपनी बात कहता हूँ कि मन की बात से ना पेट भरे, भूखा तड़प तड़प के अपनी ज़िंदगी जय जवान जय किसान ढोए। हाय मोदी जी
आप जनता, गरीब जनता कितना खून के आंसू रोए, और जिस तरह से राजतंत्र पहले था और लोकतंत्र अब है, उस पे ये जो रामलाल जी सुमन एक बयान दिए, उस पे मैं कविता से बोलता हूँ एक बात कि क्षत्रिय वंश में रिश्ता जोड़े शादी किए श्री अखिलेश, प्रेम सौहार्द भाईचारा ना बिगाड़े बीजेपी, यूपी संग कहे भारत देश। बस बस, बहुत शुक्रिया। क्या क्या नाम है आपका? मुकेश नाम। मुकेश, कैसे देख रहे हैं आप? क्या ज़मीनी मुद्दों पे बात कर रही है सरकार, या सिर्फ ये वक्फ बिल और तमाम ऐसे बिल लाकर उलझाना चाहती है? देश में मतलब गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। जो शिक्षा पे बात होनी चाहिए, सड़क रोजगार पे बात होनी चाहिए, और पहली बात तो जो नेताओं, जो सांसद में जो नेता बैठे हैं, उनको वहाँ उसमें एजुकेशन लानी चाहिए, पढ़े लिखे नेता आने चाहिए। ये गंवार नेताओं से देश नहीं चलेगा कि आप अनपढ़ नेता आ जाएं और पढ़े लिखे के ऊपर शासन करें। और बात करेंगे आप जापान और यूएसए की, तो पहली बात तो देश को खोखला कर रही है यहाँ पे अनपढ़ गवारता, अंधविश्वास को फैलाया जा रहा है। शिक्षा पे बात कहाँ होती है यहाँ पे? बेवकूफ़ बनाया जा रहा है खाली। और ये देश अच्छे दिन कहते हैं मोदी जी, अच्छे दिन ला दिए हैं। अरे मोदी जी तो देश को वो तो रिझाने के लिए बोलेंगे ही। आप अखिलेश भी बोलेंगे अपने बारे में कुछ, लेकिन जो सरकार, जो मेन जो सरकार गवर्नमेंट जो चला रही होती है, उसका काम खाली वो जनता के जो शिक्षा को मजबूत करना, और जो इतनी बच्चों की स्कूल फीस इतनी महंगी हो गई है, और उसको कंट्रोल कैसे कौन करेगा? सरकार। ये जो प्राइवेट स्कूल वाले जो वो इतना वो बढ़ा रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है इनको कंट्रोल करने की? क्या सारा काम कोर्ट करेगी? सरकार का कोई काम नहीं है क्या? और जो वो फीस पे कंट्रोल करे, शिक्षा अच्छी करे, और जो रोजगार को बढ़ाए, जो पेंडिंग जो वो पढ़े हैं। ये तो कह रहे हैं इतनी नौकरियां दे दी हैं, 10 लाख रोजगार दे दिए हैं। 10 लाख बोलने से क्या होता है? प्रूफ होता है मैडम। आप उन सरकार से पूछिए कि क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने 10 लाख का आंकड़ा जो दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं? आंकड़ा वो मीडिया का काम है पूछना सरकार से, गवर्नमेंट से, कि वो प्रूफ दीजिए हमको कि आप 10 लाख बोल रहे हैं, तो 10 लाख की सरकारी नौकरियां कहाँ दी हैं आप? बिल्कुल, बहुत सही बात इन्होंने बोली कि मीडिया का काम है सवाल पूछना। तो हम भी सवाल जानने के लिए लोगों के बीच जाते हैं, आम लोगों से पूछते हैं कि आखिर सरकार ने जो वादे किए उनमें कितनी सच्चाई है, और सच्चाई आपने इनके मुंह से सुनी है। इसी तरह हम लोगों से बात करते रहेंगे, और सरकार की जो सच्चाई है और क्या झूठ है, ये हम आपको ज़रूर दिखाते रहेंगे। आप 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।